अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं नूरुल आरफीन सिद्दीकी और आप देख रहे हैं प्रोग्राम आमने सामने। आज हमारे साथ मौजूद हैं मुत्तहदा कौमी मूवमेंट पाकिस्तान के सरबराह डॉक्टर फारूक सत्तार। आइए इनसे गुफ्तगू करते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। सर बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने हमारे प्रोग्राम के लिए वक्त निकाला। सबसे पहले ये जानना चाहूँगा कि एक वक्त था जब मुत्तहदा कौमी मूवमेंट में वासे जलील और बाबर गौरी माफिया थी, और अब इरम अजीम फारूकी साहिबा ने इंकशाफ फरमाया कि अब आमिर खान, फैसल सब्जवारी और ख्वाजा इजहार माफिया ने यानी सर उठा लिया है। इस माफिया की सरकूबी के लिए कोई एजेंडा है आपके पास, कोई तरीका? हाँ, पहली बात तो मैं इस बात को मुस्तरद करूँगा कि एमक्यूएम पाकिस्तान में कोई माफिया है, और इरम फारूकी हमारी एक अच्छी एमपी रही हैं, और मुझे ख़ुद बहुत अफसोस हुआ जब उन्होंने इस तरह का तर्ज इख्तियार किया। और अगर उन्हें किसी के लिए भी कोई तहफ़्फ़ुज़ था, अगर किसी की दिल आज़ारी हुई या इरम फारूकी की किसी ने दिल आज़ारी की, आमिर भाई हैं या फैसल भाई हैं या ख्वाजा ज़रूल हुसैन भाई, उसका एक तरीका है, मैं सरबराह हूँ, मैं मौजूद हूँ, मुझे शिकायत की जाए, मैं कोशिश करूँ कि उसका इजाला हो। और ये बातें चलती हैं किसी भी जमात में, और मुझसे भी अक्सर उन्हें शिकायत रही है और होती है कि और भी अरकान हो सकते हैं, क्योंकि एक इतनी बड़ी जमात जो कि सिंध के शहरों में कायम है, और हमने 23 अगस्त को जो इक़दाम किया पिछले साल, उसके बाद 80% अपने तंजीमी ढांचे को समेट लिया, अपने कारकुनों को समेट लिया है, हमारे MNAs, MPA, सेनेटर सब इंटैक्ट हैं। तो फिर मुझे भी बहुत अफसोस हुआ जब इस तरह की उन्होंने बात की, उन्हें ये बात नहीं करनी चाहिए थी। और मैं मुस्तरद करता हूँ कि कोई माफिया नहीं है एमक्यूएम में, और अगर पहले अगर बाबर गौरी या किसी पर भी इस तरह का इल्ज़ाम है तो उन इल्ज़ामात को भी कहीं ना कहीं बहरहाल साबित होना है। ये अब हम पर है कि हम तंजीमी तौर पर जो भी इल्ज़ाम है उसका किस तरह नोटिस लें, आइंदा किसका क्या रोल होगा पार्टी में उसको हम डिफ़ाइन करें, और अगर आज हमारे 1 साल के कंडक्ट में किसी की कोई शिकायत है तो उसके लिए हम कोई डिसिप्लिनरी या सलमान मुजाहिद बलोच एपिसोड क्या जाहिर करती है कि मुत्तहदा कौमी मूवमेंट पाकिस्तान इंटैक्ट है? सलमान मुजाहिद बलोच मैं समझता हूँ कि वो वाहिद MNA हैं। देखें, सफियान यूसुफ का अमल बड़ा साफ था, उन्होंने कहा कि भाई मैं लंदन के साथ खड़ा हूँ, मैं फारूक भाई के साथ नहीं खड़ा हो सकता। वो पाकिस्तान में आए नहीं, बाहर ही रहे, उन्हें ये सहूलत थी, उन्होंने एमक्यूएम पाकिस्तान को ज्वाइन ही नहीं किया और इस्तीफ़ा भी अपना भेज दिया। आसिफ हसनैन ने भी खुले बंदो इस्तीफ़ा दिया और वो उसमें चले गए PSP में। तो मैं समझता हूँ कि हमने फिर इसलिए कि जब उन्होंने दूसरी पार्टी ज्वाइन कर ली तो हमने पार्टी से निकाल दिया। लेकिन सलमान मुजाहिद बलोच को तो कई मरतबा सस्पेंड किया गया, 3-3 महीने तक उनकी मअतली रही। बहुत सारे इल्ज़ाम, एक तो इंतहाई उनकी ज़बान जो है ना वो नाशाइस्ता है, बहुत बदतहजीबी करते हैं, छोटे लोगों के साथ उनका सलूक ऐसा है कि जैसे वो इंसान ही नहीं है, चाहे वो उनके कुक हों, ड्राइवर हों। फिर जो जिस स्टैंडिंग कमेटी में वो रहे वहाँ इस्लामाबाद में कौमी असम्बली के तवस्सुस से, वहाँ की पूरी स्टैंडिंग कमेटी उनके खिलाफ तहरीक इस्तेहकाक लाए। अच्छा, तो इसी तरह के बदमिजाज लोग एमक्यूएम की मीडिया विंग को भी हेड करते रहे एक दौर में। आपके ख्याल में ये क्या एमक्यूएम की तरबियत का हिस्सा है, या ये लोगों का अपना एंगर है जो कहीं उनको कोई पोजीशन मिल जाती थी या मिल जाती है तब वो अपना डोमिनेंस लोगों को दिखाते हैं? नूरुल आरफीन, इसके लिए एंगर का लफ्ज़ नहीं यूज़ होगा, इसके लिए ज़र्फ़ का लफ्ज़ यूज़ होता है। ये उनका अपना ज़र्फ़ है कि अगर कोई कम ज़र्फ़ है और उसको कोई पोजीशन मिल जाती है तो जाहिर है कि वो तो फिर बावला होके यही करेगा ना, उसे वो कहाँ हज़म होगी। चाहे मीडिया में मेरे ऐसे लोग रहे थे या हैं, मैं उनसे यही कहता हूँ कि हमें अपने अखलाक से, अपने किरदार से, अपनी फ़हम व फ़िरासत से लोगों का दिल जीतना है। और लोगों का दिल जीते बगैर अगर हमने कोई वोट बैंक बनाया है तो वो आज हमारा है, और जब हम चले जाएंगे या हमारी ज़बरदस्ती चली जाएगी, हमारा जबर चला जाएगा, तो वो वोट बैंक किसी और का हो जाएगा। वो हमें अच्छा, जिस ज़माने में कराची में चाइना कटिंग हो रही थी, बोरीबंद लाशें मिल रही थी, उस वक्त आप मुत्तहदा कौमी मूवमेंट उस वक्त की उसका हिस्सा थे, आप डिप्टी कन्वीनर भी थे, आप एक सीनियर रहनुमा थे। आपके इल्म में ये सारी चीज़ें या वो लोग जिनके नाम लिए जाते हैं, मिसाल के तौर पर बाबर गौरी साहब या वासे जलील या कोई और,
हूसोएवर, आपके इल्म में ज़ाती तौर पे इस तरह की कोई बात मौजूद थी, या आप आज भी इस तासुर को बहैसियत एक साबिक साथी रद्द करते हैं कि वो लोग या उनका कोई और इस एक्टिविटी में इन्वॉल्व था? एक मशहूर नाम है चुन्नू मामू, मुझे बात करते करते याद आ गया। इस तरह के बहुत से मामू, चाचे, खालू, बहुत सारे लोग मौजूद थे, आज वो मुल्क में नहीं है और एहतसाब का बिगुल बज रहा है। देखें नूरुल आरिफीन, ये एक ऐसा सब्जेक्ट है, इस पर शायद मैं आज तफसील से रोशनी ना डाल सकूं, शायद अभी वक्त नहीं आया है। लेकिन मैं ये आपको यकीन दिलाता हूँ कि उस वक्त भी जब कोई इस तरह की पॉलिसी थी, जिसका आगाज़ तो बहुत अच्छा था कि कुछ ऐसी ज़मीनें हैं जिस पर लैंड माफिया कब्ज़ा कर रहा है, जो एक रिवायती लैंड माफिया कराची में रहा है, जिसने बड़ी बड़ी ज़मीनों पर कब्ज़ा करके लोगों को वहाँ बसाया और करोड़ों अरबों रुपए कमाए, और फिर वही आबादियाँ कच्ची आबादी के तौर पर रेगुलराइज हो गई, उन्हें लीज भी दे दी गई और सरकारी ज़मीनों पर कब्ज़ा था। तो हो सकता है कि MQM में भी कुछ लोगों को ये ख्याल आया हो कि हमारे भी बहुत सारे कारकुनान गरीब हैं, बहुत सारे लोग बेघर हैं, तो हम भी क्यों ना इन्हें बसाएं, इन्हें कोई सस्ते घर दें। सुन ले, मैं जस्टिफाई नहीं कर रहा, हाँ। मैं जस्टिफाई नहीं कर रहा हूँ, मैं उन लोगों की वो दिखा रहा हूँ कि उन्होंने कहा कि हम भी ये करते हैं, कुछ एक दो बस्तियां ऐसी बसा लेते हैं और वो बाद में रेगुलराइज करा लेंगे, तो वो रेगुलराइज भी हो गई और KMC ने या KDA ने रेगुलराइज कर दी। लेकिन इसी काम की आड़ में अगर लोगों ने इसको धंधा बना लिया और बंदर बांट शुरू कर दिया, ऐसा हुआ। सुन ले, MQM लंदन में उसकी टॉप स्लॉट में आज भी ऐसे लोग मौजूद हैं जिनका कराची में कारोबार चल रहा है, जिनकी KMC से, वाटर बोर्ड से आज भी इनकी तनख्वाहें जा रही हैं, और हमारे इदारे आंख पे पट्टी बांध करके नाम-निहाद एहतसाब कर रहे हैं। इस वक्त भी मुत्तहदा कौमी मूवमेंट पाकिस्तान के हवाले से लोगों को मालूम है, इल्जाम नहीं है, मालूम है कि मुत्तहदा कौमी मूवमेंट पाकिस्तान के कुछ लोग शादी हॉल माफिया बाकायदा तौर पर चला रहे हैं। मुतवस्सित तबके की क़यादत को ये बात ज़ेब देती है। पहली बात तो चाइना कटिंग, ये चाइना कटिंग है, ये कोई भी कटिंग है, एनक्रोचमेंट है, ठीक है, अच्छे मकसद के लिए भी की जाए तो एनक्रोचमेंट है वो, बिल्कुल। इसीलिए अल्लाह के फजल करम से मैं और मेरे बहुत सारे साथी उस वक्त इस खराबी का हिस्सा नहीं बने जब पार्टी दुरुस्त है, हाँ। अच्छा, लेकिन पार्टी ने तो शायद एक दो अच्छे काम किए शुरू में, लेकिन फिर जिन लोगों ने भी किया, मैं तो उनको पार्टी से मुताल्लिक समझता ही नहीं कि वो पार्टी की सोच है, फिक्र है, नजरिया है, मंशूर है, वो तो अपनी ज़ात को बनाने में लग गए। और ये एक ऐसा पेंडोरा बॉक्स है, अगर इसकी कभी कोई कानूनी कार्रवाई हुई तो इसमें जो जिन लोगों के आपने नाम लिए हैं सिर्फ वही नाम नहीं आएंगे और भाई, बहुत से नाम और बहुत सारे नाम आएंगे जिन्होंने अपनी वफादारियां तब्दील की हैं, कुछ इधर चले गए, कुछ उधर चले गए, बहुत सारे लोग आएंगे। बात ठीक है। तो मेरे ख्याल में मेरे मुंह को ज्यादा ना खुलवाएं और जो कहा उसको, शादी और माफिया जो कहा उसको गनीमत। अच्छा, अब चाइना कटिंग के साथ साथ शादी हॉल माफिया भी हैं। अच्छा, ये माफिया, इसे भी मैं माफिया नहीं कहता, इसे मैं ये कहता हूं कि अपनी सियासी पोजीशन का नाजायज इस्तेमाल करना, और ये जुर्म है, तंजीमी लिहाज से भी नज़्म ज़ब्त की खिलाफ वर्जी है, और पाकिस्तान के आईन और क़ानून में भी जुर्म है। तंजीम में हमने इस बुराई को हमेशा रोका, इसके ख़िलाफ़ मज़ाहमत की, और जब हमारे हाथ में मामलात आज हैं तो इंशाअल्लाह आपको MQM पाकिस्तान का कोई कारकुन और जिनके बारे में इत्तलात आई हैं, लोगों को हमने पार्टी से बाहर निकाला है। आप फरमाते हैं कामों को रुकवाया है। वाटर टैंकर से असलहा मिल गया, हाँ। लेकिन हमारे इदारों को एक छुरी मार से जो है वो उसके ऊपर वो काबू नहीं पा रहे। तो इसका मतलब कहीं ये जस्टिफिकेशन देना तो नहीं है कि वाटर टैंकों में जो असलहा निकला था वो प्लांटेड था? आप उस तासुर को रिफ्यूट कर रहे हैं, MQM लंदन की वकालत फरमा रहे हैं। नहीं, अगर हवाले के तौर पर मैं कोई बात कह रहा हूँ कि जब ये हो सकता है कि पानी के टैंकों से असलहा जो है वो मिल सकता है, निकाला जा सकता है, बाजियाब किया जा सकता है, तो फिर ये जो छुरी वाले हैं और इनकी छुरियां हैं, ये नौसरबाज हैं या ये इनका नाम छलावा या जो भी हैं, तो इनकी पकड़ क्यों नहीं हो सकती? इसलिए नहीं हो सकती कि MQM पाकिस्तान आज और 22 अगस्त से पहले भी MQM ने एक बात ज़रूर कही थी कि कम्युनिटी पुलिस का निज़ाम जब तक नहीं होगा, ठीक, चौकीदारी का निज़ाम इलाकों में नहीं होगा, क्या ये जहाँ ये छुरीबाजों ने इस तरह हमले के हमारी बहनों और बेटियों पर खौफ व हिरास मचाया,
हर घर परेशान है, मुतवसत तबका या निचला तबका, अपनी बेटियों को कैसे कॉलेज भेजें, यूनिवर्सिटी भेजें, काम पर भेजें। तो क्या चौकीदारी का निज़ाम बनाने के लिए पुलिस ने, हुकूमत सिंध ने, इंतज़ामिया ने कहा कि भाई आए मोहल्ले वालों को बुलाएं। ये तो एसएसपी को हर ज़िले में, मुख्तलिफ नेबरहुड्स में, टाउन में। अच्छा, एक ज़िमनी सवाल मेरे ज़हन में ये बड़ा अहम है, लेकिन अगर ये नहीं होगा, इसी हवाले से, इसी से लिंक है। मेयर कराची का एक बयान इसके ऊपर मौजूद था, आपके बयान की मेरे ख्याल कंटिन्यूएशन है। उन्होंने फरमाया हमने तो बड़े बड़े दहशतगर्द निपटा दिए, छुरी मार क्या चीज़ है। इख्तियारात की बात करेंगे अगले सेगमेंट में, मेयर के ऊपर आएंगे अगले सेगमेंट में। आप मेयर साहब से ज़रा ज़ाती तौर पे पूछेंगे कौन कौन से बड़े दहशतगर्द हैं जो उन्होंने ज़ाती तौर पर निपटा दिए हैं, ताकि फिर उसकी कार्रवाई भी उनके हवाले से की जाए, क्योंकि अगर किसी को निपटाया जाए तो उसको फारिग किया जाता है। वसीम भाई ने ये बात महावरतन कही, किसी हवाले के तौर पर कही, या उन्होंने फारिग किया तंजीम से ऐसे लोगों को जिनके ऊपर ये शायद इल्ज़ाम। वो कैसे फारिग कर सकते थे, वो तो किसी पोजीशन पे करवाया, इत्तला दी, उनकी शिकायत दी, उसको साबित किया। ये मेरे इल्म में नहीं है, मैं उनसे पूछूंगा और पूछ कर ही बताऊंगा आपको। लेकिन मैं वो कह दूं, जो चाइना कटिंग और हॉलों पे कब्जे वाली बात की थी ना, शादी हॉल जो बनी, देखें सियासी बुनियादों पर सिर्फ MQM का जहां पर नाम आया वो तो हॉल टूटे और दोबारा नहीं बने, लेकिन बाकी सारे हॉल तकरीबन दोबारा बन गए। KDA ने भी सही या गलत, जिनकी लीज थी 5 साल की, 10 साल की, 15 साल की, सारे दोबारा बन गए। जो MQM के नाम से मंसूब थे वो नहीं बने। देखिए MQM लंदन के नाम से जो मंसूब थे, देखें मैं तो यहाँ इंसाफ की बात करता हूँ, किसी के नाम से भी थे। मैं तो कहता हूँ गलत थी पॉलिसी, नहीं होने चाहिए, कब्जे नहीं होने चाहिए, हॉल नहीं होने चाहिए, किसी को नवाजना नहीं चाहिए। मैं तो इस पॉलिसी का हामी हूं। मैं तो आपको अच्छा, एक छोटा सा सवाल, मुतवस्सित तबके की क़यादत और लैंड क्रूजर्स में आते हैं, हॉल पर कब्जा, ठीक है ना जी, और उसके बाद चाइना कटिंग, ये टोटल कराची की एनक्रोचमेंट का सिर्फ 10% है, बाकी 90% अमेरिकन और रशियन कटिंग है। सिर्फ बदनाम ज़माना चाइना कटिंग है जो MQM के साथ मंसूब है, वरना जो 90% उसकी, तो चाइना से तो दोस्ती हो गई, CPEC बन रहा है, तो फिर चाइना कटिंग क्यों बदनाम? मैं अजराई मजाक के कहता हूँ कि वज़ीर आज़म जब साबिक नवाज शरीफ ने मुझे चाइना के वज़ीर आज़म से मिलवाया, वो आए थे गशाइये पे, तो उन्होंने मुझे कोने पे ले जाके उन्हें जब बताया ये MQM के सरबराह हैं, तो मुझे कोने में ले गए। उन्होंने पूछा व्हाट इज चाइना कटिंग। मैंने उनसे कहा कि डोंट वरी मिस्टर प्राइम मिनिस्टर, दिस इज द 10% ऑफ द एनक्रोचमेंट and which was regularized also later on, but the rest 90% is neither regularized nor talked of। ना उसका जिक्र है कहीं पर, ना उसका किसी ने नोटिस लिया। वो रिवायती माफिया है जिन्होंने ये काम किया। अच्छा, ज़िमनी सवाल जो मैंने भी किया था वो ये है कि मुत्तहदा कौमी मूवमेंट दावा करती है 98% गरीब मजलूम तबके की वॉटेवर उसकी वकालत की, और जो लीडरान हैं, मैं आपको वो नहीं कर रहा, वो लैंड क्रूजर्स में, डबल केबिन्स में घूमते हैं, वो इतने बड़े बड़े महलों में रहते हैं। आप मुझसे पूछिए। खुद वसीम अख्तर साहब जो हैं वो किसी मैं ये चाहूंगा झोपड़े में नहीं रहते। कि आप जब वसीम भाई का इंटरव्यू करें तो वसीम भाई से ये सवाल जरूर करें। आप जब ख्वाजा सुहेल जो हमारे MNA उनसे करें, वो सनतकार हैं और कब से वो सनतकारी कर रहे हैं, उनके आमदनी के ज़राए क्या हैं, अब बेशक आप उनसे मालूम कीजिए। ख्वाजा अरशद वोरा साहब डिप्टी मेयर हैं, उनसे भी पूछिए। और वसीम अख्तर, ये ज़रा हमारे वो लोग हैं जो आसूदा हाल हैं, जो मुतवम्मिल तबके से ताल्लुक़ रखते हैं, जो ज़्यादा खुशहाल तबके के हैं, ठीक है ना, उनसे पूछें। और अगर रऊफ सिद्दीकी भाई हैं, उनसे भी बेशक पूछ लें। ख्वाजा इज़हारुल हसन भाई हैं, बेशक उनसे भी पूछ लें। और मुझसे भी ये सवाल करें। मैं आपको बता दूं, मैंने लैंड क्रूज़र सेकेंड हैंड ख़रीदी, 55 लाख की सेकेंड हैंड मुझे लैंड क्रूज़र मिली, ठीक है। उसमें से 20 लाख मुझे पार्टी ने दिए, मेरी तंजीम ने। 20 लाख जिससे मैंने ख़रीदी आज भी उधार है, वो बेचारा मांग नहीं रहा। हाँ, 15 लाख मेरे डर के नहीं मांग रहा, नहीं, मोहब्बत से उसने आज तक नहीं मांगे। उसने कहा जब आपके पास वो दे दें, मेरे पास होते हैं वो कहीं और खर्च हो जाते हैं, तो फिर इसलिए मैं नहीं दे पाया। 15 लाख उसने जो है वो मेरे अपने थे, जो मैंने एक गाड़ी अपनी बेची थी, मेरे से 15 लाख 18 लाख लगे उसमें। बाकी 40 लाख रुपए की बुलेट प्रूफिंग ख्वाजा सुहेल जो सनतकार है मेरी पार्टी की, उन्होंने मुझे पैसे दिए तो मैंने बुलेट प्रूफिंग कराई। और 5 लाख के ब्रेक शू, एक बिजनेसमैन है, उन्होंने, उनके ब्रेक शू का काम है लैट के ब्रेक शू, 95 लाख की। बुलेट प्रूफ क्यों कराई गाड़ी आपने? खतरा है आपको किसी से? हाँ, ये तो हमें तो सारी एजेंसियों, इदारों ने नोटिस भिजवाए हैं कि आप अपनी हिफाजत का बंदोबस्त करें और आपकी जान को ख़तरा है, हम पूरी तरह से आपका बंदोबस्त नहीं कर सकते। नेशनल क्राइसिस सेल एक बना है, वो पूरी पाकिस्तान की सिक्योरिटी का जायज़ा लेता,
उनकी तरफ से मुताद्दिद बार। आपको क्या लगता है अगर कभी खुदा ना खास्ता अल्लाह ना करे कोई अटैक हुआ तो कौन उसका रिस्पॉन्सिबल हो सकता है मुमकिन तौर पे? कोई आप किस पे इल्ज़ाम लगाएंगे अगर अल्लाह ना करे ऐसा हो गया? आपके जहन में क्या नाम है? हाँ, क्योंकि वो टेलीविजन, वो तो टीवी में तो क़यास आ रही है हो जाएंगी, तो मैं आपसे पूछ रहा हूँ। मैं तो 4 कुल पढ़ के निकलता हूँ और अल्लाह की हवाले नहीं, आपका नहीं, मेरे ऊपर ही अल्लाह ना करे कुछ हो जी जी, और अच्छा, कोई ऐसी चीज़ हो जाए तो आप क्या गैस करेंगे? आप क्या कहेंगे अपने? आपकी पेशा वराना सहाफ़त क्या कहती है? पेशा वराना कैमरा बंद होगा तो फिर बताऊंगा ना। नहीं, इसलिए कि आपको भी तो, आपकी भी एक जिम्मेदारी है। जो आज मैं आपको गवाह बना रहा हूँ कि मुझे कई लोगों से ख़तरा हो सकता है। हमारे रिवायती हरीफ इंतहा पसंद दहशतगर्द हैं जो मज़हब के नाम पे करते हैं। फिर लंदन से चूँकि हमें सलावातें सुनाई जाती हैं, गालियाँ दी जाती हैं, हमारी बहनों बेटियों को बुरा भला कहा जाता है, और कुछ सर फिरे भी जो है वो उनकी खुशनुदी के लिए कुछ करें। राइट सर, यहाँ मुझे एक ब्रेक के लिए इसी एक इंकशाफ के साथ यहाँ वक्त प्रोग्राम छोटे से कमर्शियल ब्रेक पे जाने का, ब्रेक से वापस आकर फारूक सत्तार साहब से अपनी गुफ्तगू सिलसिले को मजीद आगे बढ़ाएंगे। वेलकम बैक नाजरीन, बस्तूर फारूक सत्तार साहब हमारे साथ मौजूद हैं। सर, मुत्तहदा कौमी मूवमेंट के कई रहनुमाओं की विकेट गिराई गई, यानी उनको कत्ल किया गया। शुरू करते हैं अजीम अहमद तारिक साहब से, उसके बाद एक तवील फहरिस्त है जो आकर ख़त्म होती है इमरान फारूक साहब पर। आपके ख्याल में ये जो एक कल्चर रहा है अपने हरीफों को रास्ते से हटाने का, इसका फ़ायदा किसे हुआ है और इसका सबसे ज़्यादा नुकसान किसको हुआ है? और आपके ख्याल में अगर खुदा न खास्ता आपके साथ ऐसी कोई हरकत की जाती है तो कौन फ़ायदा उठाने की कोशिश करेगा? पाकिस्तान का ये बहुत बड़ा अलमिया है कि सियासी रहनुमाओं को रास्ते से हटा दिया जाता है और फिर उसका इल्ज़ाम किसी पर भी लगा दिया जाता है, और ज़्यादातर उस पार्टी के ही लोगों पर लगाया जाता है जिससे उन रहनुमाओं का ताल्लुक़ हो। अच्छा, ये क़ज़िया कभी हल हुआ ही नहीं, ये हल तलब है। तो मैं भी अपने एंकर दोस्तों से ये कहता हूँ जब ये सवाल करते हैं कि असल आपकी भी जिम्मेदारी है कि आप कहें कि अजीम अहमद तारिक शहीद के असल कातिल आज तक क्यों नहीं पकड़े गए, और जो पकड़े गए वो MQM या उसके बानी अल्ताफ हुसैन साहब से इंटरव्यू किया, उनको नहीं मालूम। मैंने आफाक अहमद साहब से इंटरव्यू किया, उनको नहीं पता। मैंने मुस्तफ़ा कमाल साहब से इंटरव्यू किया, उनको नहीं पता। मैं आपसे इंटरव्यू कर रहा हूँ, आपको नहीं पता। अब यही है कि मैं कैमरामैन से पूछ लूँ, अब मैं किससे पूछूं? नहीं, इसलिए कि ना अल्लाह ना करे हमारे इल्म है कि किसने कत्ल किया, ना हमारे सुनगुन में कोई बात आई हो, और ना ही हम तफ्तीशी एजेंसी हैं, इस्तिगासा हैं, अदालत हैं। तफ्तीशी एजेंसियों को भी नहीं पता? तफ्तीशी एजेंसियों को पता होना चाहिए या उन्हें सही इन्वेस्टिगेशन करनी चाहिए। तो असल में हमारे निज़ाम अदल और इंसाफ में ही बहुत बड़ी ख़राबी और नकाइस हैं, कमी बेशी है। उसमें कानून साजी भी बेहतर बनानी है, जजों और गवाहों की प्रोटेक्शन का भी हमें कानून बनाना है, हमें अदालतों की तादाद में भी इजाफा करना है, अपने तहकीकाती इदारों की जो सलाहियतें हैं उसे साइंटिफिक बनाना है। अगर आपने किसी को उल्टा लटका दिया, इंटरपोल के जरिए लाने की कार्रवाई शुरू कर रही है, उसके नाखून उखाड़ दिए, उल्टा लटका दिया, तो उसने तो सर, ये तो आप मुझे MQM के पुराने दौर की तरफ ले जा रहे हैं। मेरी खबर बता रही है FIA ने बानी मुत्तहदा को इंटरपोल के जरिए वापस लाने की कार्रवाई शुरू की। आपके ख्याल में अगर उनको वापस ही लाना था, ये जतन करने ही थे, तो उनको जाने क्यों दिया? 20 साल उनकी जुदाई इस कौम ने, मैंने और आपने क्यों सही? उनके वो गाने जो वो वहाँ से रिलीज़ करते थे और मैं यहाँ बैठ के सर धुनता था कि ये क्या हो रहा है, और आप लोग बैठ करके स्टेज पे सुना करते थे। आपके ख्याल में बाबर गौरी, अरशद वोरा, ख्वाजा सोहेल, रेहान मंसूर और सेनेटर अहमद अली समेत जिन कराची और लंदन के 24 रहनुमाओं को शामिल तफ्तीश किया जाने वाला है, उनसे निकलेगा क्या? अरशद वोरा क्या मिलेगा उनको? क्या अरशद वोरा क्या ऐसा जानते हैं बानी मुत्तहदा के बारे में जो मैं आप एजेंसी नहीं जानती? ख्वाजा सोहेल मंसूर हो, ख्वाजा रेहान मंसूर उनके भाई हों, सेनेटर अहमद अली हों, या अरशद वोरा साहब हों, देखिए ये पार्टी के ज़िम्मेदार लोग हैं। खिदमत खल फाउंडेशन ट्रस्ट में इनकी बड़ी खिदमात रही हैं। पार्टी इनको सियासी तौर पर भी डिफेंड करेगी और क़ानूनी तौर पर भी डिफेंड करेगी और इनके साथ खड़ी होगी, ठीक है ना। बाबर गौरी साहब के लिए मैं नहीं कह सकता क्योंकि वो यहाँ मौजूद नहीं है, और वो उनकी बिल्डिंग्स तो हैं यहाँ पे, और वो सारे कारोबार तो हैं। बहरहाल मैं उनकी निजी प्रॉपर्टी को देखता नहीं हूँ, मेरी मैनेजमेंट में नहीं, तो मैं कुछ नहीं कह सकता, और क्या कितनी मेरे इल्म में नहीं है।
तो मैं उनके बारे में भी कुछ नहीं कह सकता, लेकिन ये 4 आदमियों का जो यहाँ मौजूद हैं, मैं उनकी जिम्मेदारी लेता हूँ। मुझे यकीन है कि उन्होंने कोई ऐसा काम नहीं किया जो आइन और कानून की खिलाफ वर्जी हो। पार्टी ने पूरी कर दी है। आपको महसूस होता है कि आपका कोई दायां या बायां बाजू मिसिंग है? क्योंकि उस वक्त बहुत सारे लोग थे जो MQM का हिस्सा थे, उसके बाद उन पर बुरा वक्त आया, MQM ने उनसे हाथ खड़े कर दिए। मैं बात कर रहा हूँ सौलत मिर्ज़ा जैसे इन्वर्टेड कॉमाज में हुर्रियत पसंदों की, मुजाहिदीन की, ट्रेटर्स की। उनको एजेंसियाँ कुछ कहें, उनको आप कुछ कहें, उनको मैं कुछ कहूँ। आपके ख्याल में आप भी ऐसे किसी विंग की ज़रूरत महसूस करते हैं कि जो आपको लोगों के दिलों में रासिक कर दे, लोगों के दिलों में आपका डर बैठे और आप फिर अपनी सियासत को उन्हीं खतूत पे ले जाएं जहां कभी अल्ताफ हुसैन और उनकी पार्टी पहुंच गई थी? हम तो MQM पाकिस्तान को वो वाली MQM बनाने जा रहे हैं और हमने तहैया कर रखा है और इस पर कोई कंप्रोमाइज़ नहीं। अदम तशद्दुद, अदम तसादुम पर सख्ती के साथ कारबंद रहना है। जो हमारी तहजीब भी है, हमारा वर्सा भी है, और तहरीक क़याम पाकिस्तान और फिर जो हुसूल पाकिस्तान हुआ उसमें भी यही स्पिरिट जो थी वो कार फरमा थी। ठीक है ना। अब पाकिस्तान को बचाना हो और कराची को बचाना हो और MQM की यकजहती को कायम व दायम रखना हो, ये तीनों एक ही बात है हमारी नज़र। हमारी बका और सलामती से जुड़ी हुई है कराची की बका, सलामती और अमन और इस्तेहकाम, और कराची की बका, सलामती और अमन इस्तेहकाम से जुड़ा हुआ है पाकिस्तान की बका, सलामती और अमन इस्तेहकाम। हम इसको इस तरह देखते हैं। हम कराची के प्रिज्म से सिंध के शहरों, सिंध और पाकिस्तान को देखते हैं। थिंक ग्लोबल, एक्ट लोकल। हम अपना अमल यहाँ से शुरू करके अपने कॉन्स्टिट्यूंस के लिए क्या बेहतर एजेंडा हो सकता है उन्हें बाइख्तियार बनाने के लिए, बावसीला बनाने के लिए मकामी हुकूमतों को सबसे पहले मजबूत करें। मकामी हुकूमतों से पहले सर मुझे ये बताइएगा, वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान से हालिया आपकी मुलाकात क्या रंग लाने वाली है? महाजर कौम को, उर्दू बोलने वालों को, कराचाइट्स को क्या कुछ मिलेगा? पहले जो यकीन दहानियाँ कराई जाती रहीं मुत्तहदा कौमी मूवमेंट को, उन यकीन दहानियों में और ये जो रस्मी यकीन दहानियाँ इस वक्त कराई गई हैं, आपका ये वहाँ जाना और वहाँ बैठ कर एक यकीन दहानी को लेकर के आना, आपके ख्याल में इसमें नया क्या है? ये गुफ्तन नशिस्तन बर्खास्तन क्यों नहीं है? मेरी ये दुआ है कि इस मर्तबा जो हमारा गुमान थोड़ा सा यकीन में बदला है, ये खुश फहमी साबित ना हो हमारी, और फिर सदा ब सहरा साबित ना हो जो वादे वईद किए गए। क्योंकि इस मर्तबा बहुत तवज्जो से शाहिद खाकान अब्बासी साहब ने हमको सुना है। वज़ीर आज़म बनने से पहले से लेकर अब तक उनसे जितनी मुलाकातें हुई हैं, और ख़ास तौर पे उसमें मोहम्मद अयाज़ सादिक साहब जो कि स्पीकर असम्बली हैं, उनका भी किरदार, मोहम्मद ज़ुबैर गवर्नर सिंध का किरदार, फिर उसमें साद रफ़ीक भी हैं, फिर एहसन इकबाल भी अब हमारे डायलॉग में शामिल हुए। तो मैं समझता हूँ कि इस मरतबा बाकायदा तारीख़ दी गई है, वक्त दिया गया कि कराची पैकेज मोहम्मद ज़ुबैर गवर्नर सिंध, मेयर कराची वसीम अख्तर ने मिलकर जो तैयार किया। आपका एक सेनेटर जाकर के आपकी मर्जी और मंशा के बगैर जाके हुकूमत को वोट दे देता है, उसको पता ही नहीं चलता वो क्या कर रहा है। और मैंने गुज़िश्ता दिनों प्रेस कॉन्फ्रेंस करके ये ऐलान भी किया, 4 चीज़ें तो उन्होंने अक्टूबर के आखिर में कराची पैकेज के मंसूबों पर अमल दरामद शुरू होगा। नवंबर में हैदराबाद जामिया वफाकी जामिया हैदराबाद का संगे बुनियाद रखा जाएगा। सेगमेंट में सिर्फ कराची और मेयर कराची डिस्कस होगा। अभी आप मुझे ये बताइए, आप इतने मासूम हैं कि आपका एक सेनेटर आपकी नाक के नीचे डिसिप्लिन की खिलाफ वर्जी करता है, आप उसको एक्सपेल करते हैं, वो एक अलग चीज़ है, लेकिन उससे पहले ख्वाजा साद रफ़ीक का टेलीफोन आ जाता है और वो उनको मुबारकबाद देते हैं कि जी आपने असम्बली में हमारा साथ दिया। ये किस किस्म की सियासत है? देखिए, हमारी मासूमियत की चाहे कोई भी इंतहा ना रहे, लेकिन MQM एक्शन पर बिलीव करती है और कहते हैं ना, एक्शंस मस्ट स्पीक लाउडर देन द वर्ड्स। तो हमने तो अपनी मासूमियत के बावजूद भी जो बारीक काम हुआ, शरारत हुई, जो चालाकी हुई, उसके पीछे उनके और PMLN के दरमियान मुझे नहीं पता क्या हुआ है क्या नहीं हुआ है। आप इशारा कर रहे हैं किसी सेटिंग का। क्या हुई है, एक इंकिशाफ के साथ एक और इंकिशाफ के साथ नया वक्त है प्रोग्राम में, हमने पार्टी से ब्रेक पे जाने का। ब्रेक से वापस आएंगे तो अपनी गुफ्तगू के सिलसिले को मजीद आगे बढ़ाएंगे।
वेलकम बैक नाजरीन। बात हो रही है फारूक सत्तार साहब से। सर अब बात करेंगे सिर्फ कराची और मेयर कराची की। मेयर कराची कहते हैं जब दूसरे ममालिक के मेयर्स के साथ बैठता हूं तो शर्म महसूस होती है। वो स्मार्ट सिटी की बातें कर रहे होते हैं और हमारे शहर के गटरों पर ढक्कन तक नहीं। दूसरे ममालिक के मेयर्स के साथ बैठ के इनको शर्म क्यों आती है? उनको शर्मानी चाहिए कि वो इनके साथ बैठे हैं, क्योंकि ये सिवाय रिदाए बेवगी ओढ़ करके मातम करने के कुछ नहीं करते। कभी कहते हैं मैं बाइख्तियार हूँ और उसके बाद कराची का एक भंगी भी इनकी बात नहीं सुनता। मैंने उन्हें इसीलिए मशवरा दिया वसीम अख्तर भाई को कि भाई दूसरे ममालिक के मेयर के साथ ना बैठें, बल्कि अपने ही मुल्क के बाकी मेयर के साथ बैठें। जो रंडवे होते हैं बहुत सारे, जब एक साथ जमा हो जाएं और अपनी जो रंडवी का जो रोना रोते हैं, तो मेरे ख्याल में कम से कम उससे उन्हें बड़ी तक़वियत और हौसला मिलेगा कि वसीम अख्तर उस शहर के मेयर है जो पाकिस्तान की मईशत की शहरग है। 70% रेवेन्यू। अच्छा सर, टाइम बहुत कम है और आप जैसा गेस्ट मेरे पास है और बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ये तो बताइए। सूबाई खजाने को देता है। आप उन्हें अपने अवाम अपने वोट पर भरोसा करना चाहिए, अवाम की मोबिलाइजेशन करनी चाहिए, तरक्की का नया दर साथ लेकर चलना चाहिए। मेरी बात सुनिए और ये मुझे बताइए, मेरी बात सुनिए सर, मेरी बात सुनिए, लामहदूद अज़म से मेरी बात सुनिए, कम वसीले से, मेरी बात सुनिए सर, बेख्तियारी के बावजूद डिलीवर करे, मेरी बात ये हमने पॉलिसी। ये मेरी बात सुनिए, आप उस शहर के, जिस शहर में मैं और आप बैठे हैं, मैं जब अपनी अम्मी की उंगली पकड़ करके स्कूल जाया करता था और शाम में घर आकर के अपने अब्बू से जूते खाता था, उस वक्त आप इस शहर के मेयर थे। उस वक्त आपने इस शहर को एक डायमेंशन दी, तामीर और तरक्की के एक नए बाब को आपने वाह किया। उसके बाद एक ज़माने के बाद मुस्तफ़ा कमाल और नेमतुल्लाह खान उनसे पहले, उन्होंने इस शहर को एक नई शक्ल दी और उसी शहर में आने वाले वक्त ने हमें वसीम अख्तर साहब दिखाए। वसीम अख्तर साहब के पास अगर कुछ भी नहीं है तो उनके पास एक काम करने का इख्तियार है और वो ये कि वो इस्तीफ़ा दें और घर चले जाएं। हर वक्त ये कहते रहना कि मेरे पास पैसे नहीं है, मेरे पास इख्तियार नहीं है। उनके पास सिर्फ फ्यूल है जो जला करके वो साइट पे पहुंचते हैं, चंद अखबार वालों से तस्वीरें खिंचवाते हैं, एक बयान उनका इदारा जारी करता है और उसके बाद वो घर चले जाते हैं। ये क्या है सर? कभी वो कहते हैं कि बैरिया टाउन को मैं वो बिन कासिम पार्क नहीं दूंगा, कभी बैठ करके वो बैरिया टाउन के साथ डॉक्यूमेंट साइन कर रहे होते हैं। अगर सारे काम बैरिया टाउन और इधर उधर वालों ने करने तो वसीम अख्तर किस मर्ज की दवा है? देखिए, मीडिया वालों का एक प्रॉब्लम यह है कि अगर बहरिया वालों के पार्क में जो गलत काम हुआ उसको रोकें, उन्होंने रोका, उसको कंप्रोमाइज़ किए बगैर। अगर बहरिया टाउन वालों को उन्होंने कायल कर दिया कि उन्होंने अरबों रुपए कराची से कमाए हैं, तो उन्हें कुछ अरब रुपए कराची में लगाने चाहिए। तो मेरे ख्याल में वो तो दुरुस्त है। मीडिया का काम है स्क्रूटिनी करना, मॉनिटरिंग करना। अब ये देखा जाए कि क्या बहरिया वालों को कोई कंसेशन वसीम अख्तर ने दिया बिन कासिम पार्क में? हाँ, वहाँ क्रिटिसाइज़ करें, लेकिन ये नहीं होना चाहिए कि हमारा कोई दुश्मन है, हाँ किसी ने शहरी कवानीन की खिलाफ वर्जी की, उसकी पकड़ करें, और अगर वही शहरी खड़ा होता है आपके साथ शहर से कचरा उठाने के लिए, उसको आप एनकरेज करें। एक तो ये बात होगी। दूसरी बात, हाँ ये आपका सवाल बड़ा अहम है और मैंने ये सवाल 1 साल की कारकर्दगी का जायज़ा लेकर और उसमें ये महसूस करके कि इनकी हमारे मेयर और जो चेयरमैन है तीनों डिस्ट्रिक्ट के, उनकी तरजीहात में जो है वो कोई कमी बेशी है, संगीन कमी बेशी है। एक बरस में कराची को क्या रिलीफ दिया? मुत्तहदा पाकिस्तान ने वसीम अख्तर से रिपोर्ट मांग ली, बड़े फैसले का इम्कान। ये खबर है 10 सितंबर 2017 की, आज तक कुछ नहीं हुआ। मेयर कराची को वसाइल फराहम कर दिए, काम करने का इरादा ही नहीं। वजीर आला सिंध, देखिए सर वजीर आला सिंध को भी गफलत हुई है। चले मैं मुतासिब एंकर हूँ, वजीर आला सिंध को क्या दुश्मनी है मेयर कराची से? असल दुश्मनी तो वजीर आला सिंध को है ना मेयर कराची से, कि वो उनकी पोल खोलते हैं। असल दुश्मनी उनसे तो वो कह रहे हैं कि वजीर आला से ताल्लुकात खराब नहीं करूंगा मेयर 7 अक्टूबर। आपके दुश्मन और आप उससे कह रहे हैं मैं ताल्लुकात खराब नहीं करूंगा, तो फिर आपको गलत फहमी हुई है या वसीम अख्तर को? देखिए, मैंने पहली बात तो सियासत में किसी को दुश्मन बनाना ही नहीं चाहिए। हम तो कहते हैं कुट्टी हो जाए, मुखालफत हो जाए, दुश्मन नहीं बनाना चाहिए। तो मेरे इस जुमले को ज़रा इस तरह ले कि उनकी वजह से तो सारा मसला है। वज़ीर आला सिंध, उनकी पॉलिसी, पीपल्स पार्टी की पॉलिसी जिसने हमें दीवार से लगाया। वसीम अख्तर आखिर वक्त तक वर्किंग रिलेशनशिप बनाना चाहेंगे और लाख उन्होंने कोशिश की। उनके 4 अफसरान आज भी मुअत्तल है जो वज़ीर जो बल्दियात है उन्होंने किए। अच्छा, एक पहली रिलीज इस साल की 2017-18 की आ गई थी एनुअल डेवलपमेंट प्रोग्राम की, वो भी रोक ली, वापस ले ली। अच्छा, अब जब आपके हाथ में हो स्ट्रिंग्स, यानी वो जो कठपुतली के तमाशे में, तो फिर वो आप केएमसी को कठपुतली का तमाशा बना कर रखा हुआ है, अवाम पिस रहे हैं इसमें।
मैं दर्दमंदाना मैंने अपील की कई मरतबा आसिफ अली जरदारी साहब सर एक बात पूछूं, मुझे ऑनेस्टली एक जवाब देंगे? आपको लगता है कि ये बेबसी का ये जो पूरा एक स्वांग रचाया जा रहा है, अगर मैं इसे कह रहा हूँ, प्लीज थोड़ी देर के लिए तस्लीम कर लीजिए, उसके बाद आप तरदीद कर दीजिएगा, थोड़ी देर के लिए। थोड़ी देर के लिए क्यों करूं? अगर ये सब कुछ किया जा रहा है, लोगों को बताया जा रहा है कि हम बेबस हैं, हाँ हैं बेबस, ये तो है। ठीक है, आपके ख्याल में अगले इलेक्शन में आने वाला जो दिन है, आपके ख्याल में आपका वोटर इस एक बात को तस्लीम करके आपकी इस बदतरीन कारकर्दगी पर, जिसकी वजह चाहे 1000 हो, आपको वोट देगा? वो कभी दोबारा आप पर एतमाद करेगा? इतने बदतरीन हालात में भी अगर मेरी थोड़ी बहुत कारकर्दगी में आपको, सर मेयर कराची नाजिल हुए और उन्होंने कहा 100 दिन का मैं टाइम देता हूं, 100 दिन में कराची से कचरा उठना शुरू हो जाएगा। 101 दिन हो गया, 102 दिन हो गया, 202 दिन हो गया, टीवी चैनल दिखाते रहे, उनके कैमरे दिखाते रहे, प्रोग्राम होते रहे, मेयर कराची थे, न कचरा था। यानी कराची वालों को शुरू दिन से मेयर कराची ने जो लॉलीपॉप देने का सिलसिला शुरू कर रखा है, वो आज भी जारी है। मैं तो उन एंकर्स को, उन कैमरामैन को और इदारों को जिन्होंने जहां कुछ थोड़े बहुत काम हुए उनको दिखाने की बजाय सिर्फ ये चीज़, इतना बड़ा शहर है, मैं आपको कहीं भी ले जाऊँ, मैं भी आपको 10 स्पॉट ऐसे बता दूं कि जहां आज कचरा है, लेकिन अगर कल वहां से उठ जाएगा तो उस स्पॉट को दोबारा नहीं दिखाया जाएगा, ये भी आप याद रखें। हाँ ये ऐसा है, मेरी बात भी मान ले, अच्छा ना माने आप दिखाएं। अगर कसूर हमारा है तो सिर्फ इतना है कि हम फिर बल्दियाती इदारों में से चिमटे हुए क्यों हैं, ये सवाल आपका वैलिड है। हाँ ये सवाल वैलिड है। इतना अरसा हो गया अच्छा, सर। यही सवाल कारकर्दगी के जायजा जो भी लूँ, किसी को हटाऊं ना हटाऊं, तसल्ली बख्श कारकर्दगी नहीं है, ये हमने सब ने कह दिया, हम सब ने मान भी लिया, 100 दिन की हो, तो इसमें तो कोई दो राय है ही नहीं, कोई कलाम ही नहीं है ना, तो हम इस पर तो बिला वजह बहस कर रहे हैं। बात यह है कि अब हमारे पास 6 माह है वर्किंग के इलेक्शन से पहले, क्या इन 6 माह में मैं तंजीम को पूरा बैकिंग पे खड़ा कर दूं, वसीम अख्तर के, रेहान हाशमी के और मुईद अनवर के और नैयर रजा के, ये मेरे 4 जो मेन नुमाइंदे, तो क्या ये चारों मुझे, सर आपने जो नाम लिया, अब मुझे इंटरप्ट कर दीजिए प्लीज प्लीज, मैं घर से सोच के आया था ये सवाल सुने ना। सर नैयर रजा किसकी पर्ची है? देखिए ऑनेस्टली सर ऑनेस्टली देखिए, नैयर रजा, आप कभी नैयर रजा के जो उनकी हाकमियत में इलाका है, कभी वहां गए आप? देखिए आपने 22 अगस्त के बाद जब मलीर का पहली मरतबा दौरा किया था अपने कारकुनान के साथ, तो आपने वादा किया था 100 गलियां सऊदाबाद की पक्की कराएंगे। 2 गलियों के बाद कोई गली पक्की नहीं हुई। एक बात, नैयर रजा की टेरिटरी में जितना इलाका, मॉडल मोड़ से आप अंदर घुसते हैं खोखरापार जाने के लिए, एक रोड अगर आपको सलामत मिल जाए, मैं इस्तीफा देने के लिए तैयार हूं। नैयर रजा की जो कारकर्दगी है, एमक्यूएम पाकिस्तान के अंदर के लोग, इनसाइडर्स ये कहते हैं कि उनकी कारकर्दगी बदतरीन है। मेरी खुद बात हुई है, मैं किसी से सुनी सुनाई बात नहीं कर रहा हूं। कम से कम नैयर रजा को टर्मिनेट करके दूसरों को, आप उनको एक निशान इबरत बना करके दूसरों को मिसाल दे सकते हैं। अगले 6 महीने में अगर नैयर रजा काम कर भी देंगे तो कौन सा एहसान करेंगे, क्योंकि पिछले 4.5 साल उन्होंने सिर्फ पंखा जलाया और कुछ नहीं किया। मलीर, मैं एक मिसाल दे रहा हूं, पूरा शहर खंडर बना हुआ है सर, और सिंध हुकूमत के साथ साथ आप भी इसके जिम्मेदार तो हैं। अच्छा, पहली बात तो ये कि ये सारी शिकायत मेरे पास भी आती हैं, सुन लीजिए। उन शिकायत में जो जायज़ शिकायत होती है उसको बिल्कुल हम सीरियसली भी लेते हैं, उसके इजाले की भी कोशिश करते हैं। और उस इलाके में अभी भी 2 वफ्द इस प्रोग्राम के बाद मेरे पास आ रहे हैं, ठीक है ना, जो नॉर्थ कराची के हैं और रेहान हाशमी की इसी तरह की शिकायत वो मुझे बताते हैं। कोई भी मेरा चेयरमैन ऐसा नहीं है कि जिसकी इसी तरह की कमोबेश शिकायत ना। आप मलीर, लांडी, कोरंगी, शाह फैसल के कारकुनों से मिलेंगे तो वही शिकायत करेंगे, या आवाम से। फेडरल बे एरिया, सर मेरे पास 30 सेकंड से अगर आप रैप अप करें। नहीं, रैप अप ये है कि मैंने एक सवाल किया है, मैं इस सवाल का जवाब इंशाल्लाह बहुत जल्द मीडिया के सामने दूंगा, ये मैं आपको गारंटी दे रहा हूँ। और मेरा इंटरेस्ट ये है कि मैं बगैर पूरी तहकीक किसी को भी हटा दूं, एक्शन ले लूं मीडिया के कहने से। मैं उस हायर एंड फायर में बिलीव नहीं करता, बल्कि 6 महीने की अब मुझे गारंटी चाहिए और उसमें मुझे पूरी तंजीम को लगाना है। 6 महीने में कराची का नक्शा तब्दील होगा। नाज़रीन, इसी एक वादे के साथ फारूक सत्तार साहब के, जो मैंने अपने तौर पे कर दिया है, यहाँ हमारे प्रोग्राम का वक्त खत्म होता है। नूरुल आरफीन सिद्दीकी और आमने सामने की टीम को इजाज़त दीजिए। फ़ी अमान अल्लाह।